हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था घटना चक्र पूर्वावलोकन में जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उससे संबंधित एक नोट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस नोट्स में पूर्वावलोकन से संबंधित जो भी तथ्य फैक्ट दिए गए हैं उसको एक जगह पर नोट किया गया है। उसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घटना चक्र से संबंधित पूर्वावलोकन में जो भी चैप्टर दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत तथा यूएसए में कॉमन। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में क्या क्या बातें कॉमन है, यानी कि कौन कौन सी बातें समान है। तो देखिए, संविधान निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय, यानी कि अगर किसी विधि के किसी प्रश्न पर संविधान की व्याख्या की आवश्यकता होती है, किसी अनुच्छेद में जो बातें निहित होती हैं उसको स्पष्टीकरण के लिए आवश्यकता होती है, तो ये परिसंघीय उच्च न्यायालय की जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका और भारत दोनों जगह समान है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई संदर्भ होता है, संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई बात होती है, तो जिस तरीके से भारत में न्यायालय इसकी व्याख्या करता है उसी तरीके से अमेरिका में भी न्यायालय इसकी व्याख्या करता है। तो ये बातें कहाँ है, भारत और यूएसए दोनों जगह समान है। वैसे भी जो भारत में न्यायिक प्रणाली है ना, न्यायिक जो ढांचा है, त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली, वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। हालांकि जो यूएसए का संविधान है वो पूर्ण रूप से संघात्मक है, जबकि भारत का जो संविधान है अर्ध संघात्मक है, पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है। आगे देखते हैं। भारत में राज्यों का संघ। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये जो शब्द है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा से संबंधित है। यानी कि जो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध, यानी कि आपातकालीन उपबंध जो भारत में लाया गया है वो विचार किस देश के संविधान से? जर्मनी के बीमर संविधान से लाया गया है। जुडिशरी रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। ये जेआर का मतलब जुडिशरी रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से? जो भारत में लाया गया है, किस देश के संविधान से लाया गया है? ये विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लाया गया है। यानी पुनरावलोकन का, न्यायिक पुनरावलोकन का विचार यूएसए के संविधान से लाया गया है, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से नहीं लाया गया है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये इंग्लैंड के संविधान से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ के संविधान से? तो ये जापान के संविधान से। विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन होगा, कानून के द्वारा सभी चीजें शासित होंगी। ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसी तरीके से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ के? जापान के संविधान से लिया गया है। प्रथम पूर्ण लिखित और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है? यूएसए। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान है। इसी तरीके से विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? यूएसए का संविधान है। भारत की राष्ट्रपति के बगैर कर लगाने वाला विधेयक, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कर लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है।
किस अनुच्छेद में? 110 में। यानी कि अनुच्छेद 110 में यह लिखा गया कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कोई कर लगाया जा सकता है। उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में लिखा गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 117 में, ठीक, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा लिखी गई है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 119 यानी कि अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन, यानी कि संसद में वित्तीय कार्य किस प्रक्रिया से होंगे, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं सीधे जो है जो वित्त विधेयक है ना, ये वित्त विधेयक किस तरीके से पारित होगा, प्रक्रिया क्या होगी, वह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? 119 में लिखी गई है। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में लिखा गया है। और जो धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पर याद कर लीजिएगा, धन विधेयक की जो परिभाषा है ना, वो अनुच्छेद 109 में है। इसी तरीके से अनुच्छेद 112 यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? भारत में बजट के बारे में बताता है। बजट के बारे में प्रावधान करता है कौन सा? ये अनुच्छेद आपका 112। अनुच्छेद 112 बजट के बारे में बताता है। ठीक है। हालांकि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द के स्थान पर किस शब्द का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किस शब्द का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये शब्द का उल्लेख किया गया, सीधे बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देख लीजिए। अनुच्छेद 121 यानी कि आर्टिकल 121 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा निबंधन। ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 121। ठीक, अनुच्छेद 121 उतना महत्वपूर्ण नहीं, इसको नहीं याद रखिएगा तभी काम चल जाएगा। 122 यही है संबंध में चर्चा। देखिए आर्टिकल 2 वर्सेस आर्टिकल 3, यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या संबंध है? देखिए अनुच्छेद 3 यहाँ पर याद रखना आवश्यक है, क्योंकि अनुच्छेद जो 3 है ना, वो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 3 में जो लिखा गया है कि संसद किसी राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, दो राज्यों के क्षेत्रफल को एक में समाहित कर सकती है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, ये अधिकार किसको दिया गया है? ये अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 यहाँ पर याद रखिएगा इसको। राष्ट्रपति निर्वाचन, अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताता है। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 54। ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक क्या है? राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान करता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 155 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, किस अनुच्छेद में? 155 में है। आगे देखते हैं राज्य विधानसभा की संरचना। राज्य विधानसभा की संरचना किसमें है? अनुच्छेद 170 में। राज्य विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में। इसी तरीके से यहाँ दो और अनुच्छेद याद कर लेंगे। एक अनुच्छेद 168 है, एक अनुच्छेद 169 है और एक अनुच्छेद 170 है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल के बारे में कहा गया। किसके बारे में? राज्य विधानमंडल के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 170 किसके बारे में कहा गया है? ये आपका राज्य की विधानसभा के बारे में बताया गया है।
यानी कि उसके गठन और संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 320, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य, ठीक है, जो लोक सेवा आयोग होगा उसका कार्य होगा, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, यूपीएससी, ठीक है, ठीक है। यूपीएससी संघ लोक सेवा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 315 है, ठीक है। संघ लोक सेवा के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 315 में है, ठीक है। उसी तरीके से अनुच्छेद 320 में जो राज्यों में लोक सेवा आयोग होते हैं ना, उसके बारे में प्रावधान बताता है और उसके कार्य क्या है भी बताता है। यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 78, ठीक, अनुच्छेद 78 क्या है, अनुच्छेद 78 यह बताता है कि अगर राष्ट्रपति, ठीक है, सरकार से किसी विषय पर सूचना मांगना चाहे तो मांग सकता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 78 में। सरकार से, केंद्र सरकार से या प्रधानमंत्री से या मंत्रिपरिषद से या मंत्रिमंडल से किसी भी विषय पर सूचना मांग सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री से। तो ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 78 में है। इसी तरीके से प्रत्येक राज्य में भी जो राज्यपाल क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, उसके बारे में किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 167 में है। किस अनुच्छेद में है, 167 में है। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ठीक है। अगर राज्य विधानमंडल का किसी सदस्य, अगर उसके क्या है, योग्यता से ग्रस्त से संबंधित अगर कोई प्रश्न है, यानी कि उसकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो इसका निर्णय कौन करेगा, राज्यपाल करता है। और यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है, अनुच्छेद 192 में लिखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण है, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 222 में है, ठीक है। 222 आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो प्रावधान अनुच्छेद 124 में है, इसी तरीके से प्रत्येक राज्यों में जो हाई कोर्ट है ना, उसके बारे में प्रावधान 214 में है। किसमें है, अनुच्छेद 214 में है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 227। 227 क्या है, हाई कोर्ट की सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ठीक। हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट किसी राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उस राज्य के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी कि जिला स्तर के जो न्यायालय होते हैं ना, उनके अधीक्षण का काम करता है, ठीक है। उनके अधीक्षण का काम करता है, उनके नियंत्रण का काम करता है, उनको निर्देशन का काम करता है, कौन, ये हाई कोर्ट करता है प्रत्येक राज्य में, ठीक है। जो जिला स्तर के न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ठीक, इनको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। और इसका अधीक्षण कौन करता है, तो आप कहेंगे ये जो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा ना, वो करता है। ये किस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है, 127 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 131 में क्या है, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ठीक है। जैसे हम लोगों ने चर्चा की अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक, ठीक है, ये किसके बारे में है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, और इसका जो क्षेत्राधिकार है ना, ये अनुच्छेद 131 में बताया गया है, उसका अधिकार है क्या क्या है, ये अनुच्छेद 131 में। इसी तरीके से आपका अनुच्छेद 41 देखिए, अनुच्छेद 41 क्या है, डीपीएसपी है, क्या है, डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग कौन सा है, भाग 4 है, ठीक है। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। इसी में अनुच्छेद 41 आता है, और अनुच्छेद 41 में लिखा गया है कार्य करने का अधिकार, ठीक है। जो राज्य के लोग हैं, किसी राज्य के लोग हैं, उनको कार्य करने का अधिकार है, और ये अधिकार कौन प्रदान करेगा, ये जो प्रदान करेगा, अधिकार देगा वो कौन देगा, राज्य देगा, राज्य या सरकार देगी, ठीक है। तो कार्य करने के लिए अधिकार अनुच्छेद 41 में है। इसी तरीके से अनुच्छेद 42 में क्या है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, यानी कि जो कार्य करने के लिए, यानी कार्यस्थल पर क्या होना चाहिए, एक सही वातावरण होना चाहिए,
कार्य करने के लिए कार्यस्थल पर एक सही वातावरण होना चाहिए। और ये सही वातावरण, ठीक है, सही वातावरण का उपाय कौन करेगा, व्यवस्था कौन करेगा, तो सरकार करेगी या राज्य करेगा। ठीक है, ये किस भाग में है, तो भाग 4 अनुच्छेद 42 यानी कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 45 इसी तरीके से देखिए, अनुच्छेद 45 में क्या कहता है, बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ठीक है ना, ये आपके यहाँ बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये भाग 45 में है। ठीक है, इसी तरीके से यही बात, ठीक है, मूल अधिकार वाले भाग में भी जोड़ दिया गया है, यानी कि कौन सा भाग, भाग 3 में जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया है, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में जोड़ दिया गया है। और यही बात आप जो है नागरिकों के कर्तव्य यानी कि 51 का में जोड़ दिया गया है। नागरिकों के कर्तव्य में कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों के लिए शिक्षा के उपयुक्त अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 51 का या भाग 4 का। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था, तो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था। किस समिति की सिफारिश पर, तो षोडश सिंह समिति की सिफारिश पर। आगे देखते हैं अनुच्छेद 371। ठीक है, जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया है। जब शामिल किया गया था मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यही जो बाद में जोड़ दिया गया है। ठीक है, जो शिक्षा वाला उपबंध है ना, वो बाद में जोड़ दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 45 हो गया अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात। अनुच्छेद 371 क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष प्रावधान करता है, अनुच्छेद 371। इसी तरीके से अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के बारे में, अनुच्छेद 371 बी में असम के बारे में, अनुच्छेद 371 सी मणिपुर के बारे में, डी आंध्र प्रदेश के बारे में। इसी तरीके से कई राज्यों के बारे में यहाँ विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम के बारे में, 371 जे कर्नाटक के बारे में प्रावधान करता है। हालांकि यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, बस इतना जान लीजिए अनुच्छेद 371 एक क्या है, राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देता है। 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अनुसूची को संविधान, ये अनुसूची है, अनुसूची 9, 10, 11 और 12 को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी कि जब संविधान लिखा गया था, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर हो गई 12, यानी कि अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जोड़ दिए गए। अनुसूची 9 किससे संबंधित है, तो आपका जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन, नहीं, अच्छा ये सॉरी गलत हो रहा है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। और भूमि सुधार का जो लाया गया था ना, जोड़ा गया था, ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। इसी तरीके से अनुसूची 10 क्या है, अनुसूची 10 क्या है, दल बदल पर रोक से संबंधित है। दल बदल पर रोक। ठीक है, ये कानून कब ला गया था, 1985 में ला गया था। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन, तो दल बदल वाला है 52वां संविधान संशोधन, राजीव गांधी प्रधानमंत्री काल में लाया गया। इसी तरीके से अनुसूची 11 क्या है, अनुसूची 11 किससे संबंधित है, अनुसूची 11 वही जो भी हम लोगों ने चर्चा किया, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आप कह सकते हैं संविधान संशोधन 73 से संबंधित है। ठीक है, ये आपका 73वां संविधान संशोधन द्वारा एक अनुसूची 11 जोड़ दी गई, यानी कि इसके द्वारा पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
इसी तरीके से 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला संविधान संशोधन 1951, 52वां संविधान संशोधन 1985, 73वां और 74वां 1992। आगे देखते हैं राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। ठीक है, शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 में है। सभी राज्यों का नाम और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची या सूची 1 में है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। और शपथ के बारे में जो प्रारूप दिया गया है ना, जो मॉडल दिया गया है, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, इसी तरीके से जो है राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाता है किस अनुच्छेद में लिखा गया है? वो अनुच्छेद 159 में लिखा गया है। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो जिस राज्य के वह राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, वो शपथ उनको दिलाएगा। ये अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान, राज्यपाल पद के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 155। ठीक है, तृतीय अनुसूची क्या है? तृतीय अनुसूची शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? शपथ से। ठीक है, छठवीं अनुसूची किससे संबंधित? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में अनुसूची 6 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची 6। अब यहाँ पर देखिए 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है, 24 अप्रैल 1973, यही क्या है? पंचायती राज दिवस। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है 24 अप्रैल 1993 के बाद, यानी कि जब वो लागू हो गया। ठीक है, जब वह लागू हो गया 73वां संविधान संशोधन के बाद 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची के कानूनों का जुडिशरी रिव्यू हो सकता है, यानी कि पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, इसके पहले इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था, लेकिन अब न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है अनुसूची 14, अनुसूची 19 और अनुसूची 21। आगे देखिए अनुसूची 14, अनुसूची 19 और अनुसूची 21 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला मूल ढांचा। ठीक है, आगे देखते हैं मूल ढांचा किससे संबंधित मूल ढांचा? तो आप कहेंगे जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित मूल ढांचा। आगे देखते हैं समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल है? समवर्ती सूची में आपराधिक मामले, दंड, आर्थिक नियोजन। ठीक, ये पूछा जाता है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आप समवर्ती सूची बताएंगे, क्योंकि भारत संविधान में विषयों से संबंधित 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में जितने विषय रखे गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को। इसी तरीके से प्रत्येक राज्यों के लिए कुछ विषय रखे गए हैं जिसको राज्य सूची माना जाता है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें उस पर कानून बना सकती हैं। हालांकि अगर दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है, यानी कि विरोधाभास है, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून श्रेष्ठ माना जाएगा।
वहां पर राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून निम्नतर माना जाएगा, यानी कि उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का, दंड की सूची का समवर्ती सूची का है, आपराधिक मामले की सूची का समवर्ती सूची का, जनसंख्या नियंत्रण भी पूछ लेता है। ठीक, देखिए यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जो जनगणना होता है ना वो संघ सूची का विषय होता है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था शिक्षा। ठीक, वन वन भी क्या है, समवर्ती सूची का विषय। विद्युत भी समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए संघ सूची के विषय के बारे में लिखा गया है। संघ सूची में क्या क्या है, शेयर बाजार संघ सूची, डाकघर संघ सूची, बचत बैंक संघ सूची, ये सब संघ सूची में है। जनगणना, बीमा, बैंकिंग, ठीक है, ये सब संघ सूची में। अवशिष्ट केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान किसको अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है, यानी कि ऐसे विषय जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है ना तो राज्य सरकार के नियंत्रण में है, उसको अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि अवशिष्ट शक्तियों पर अंतिम अधिकार जो होता है केंद्र सरकार का ही होता है। शिक्षा संबंधी प्रावधान, शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या है भारतीय संविधान में, देखते हैं कहाँ कहाँ इसका उल्लेख किया गया है। एक तो डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुभाग 4 में शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। अभी हम लोगों ने चर्चा की है, तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 45 है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, ये अनुच्छेद 243 में, इसमें भी शिक्षा के बारे में बोला गया है। 5वीं 6वीं 7वीं अनुसूची, ठीक है। आगे देखिए 5वीं 6वीं 7वीं ये इनडायरेक्टली है, अप्रत्यक्ष सूचियां इनको कहा जाता है। 10वीं अनुसूची में संशोधन, 10वीं अनुसूची में कब संशोधन किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10वीं अनुसूची में 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, ये कब 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया, 15% प्रावधान किया गया, 15% मतलब +2/3। इसका मतलब ये है कि मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है ना, वो कुल सीटों का कितना हो सकती है, 15%। जैसे लोकसभा में क्या कहते हैं कि मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या जो होगी वो कुल सदस्य, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना, अधिकतम 15% हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। यह प्रावधान कब किया गया, ठीक है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे इसको चैप्टर में। गैस राज्य सूची का विषय है, गैस किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। इसी तरीके से रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, रेलवे पुलिस किसका, राज्य सूची का विषय है। रेलवे केंद्र सूची, रेलवे क्या है, केंद्र सूची, जबकि रेलवे पुलिस, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज, पंचायती राज किसका है, राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज वाले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, ये किसका है, राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन। कारागार, पुलिस लोक व्यवस्था
राज्य सूची का विषय है। किसका है ये? राज्य सूची। स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का दंड प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आईआर। आईआर का मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय संबंध की सूची का विषय हो जाता है, तो भी संघ सूची का विषय हो जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ही दूसरों देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकती है, राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। नवीन अनुसूची की जुडिशरी रिव्यू हो सकता है, यानी कि इसका पुनरावलोकन हो सकता है, न्यायालय के द्वारा पुनरावलोकन हो सकता है इसका। ठीक है, किसका? नवीन अनुसूची। यानी कि नवीन अनुसूची किससे संबंधित है? ये प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि किससे? तो भूमि सुधार से संबंधित है। दंड प्रक्रिया ये हो गया संबंधित। भूमि सुधार ये आपका हो गया राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची भूमि सुधार। भूमि सुधार में जमींदारी उन्मूलन भी आता है। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक, सरकारें किस प्रकार से शुल्क लगाएंगी, कहाँ शुल्क नहीं लगाएंगी, ये सब सारे प्रावधान किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। इसका आप कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध संविधान के प्रमुख भाग। 7वीं अनुसूची हो गया केंद्र राज्य संबंध। संविधान के प्रमुख भाग देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए भाग 9A। ठीक, नगर पालिका। भाग 9B। ठीक है, क्या लिखा गया है ये? नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा गया है। चलिए देखें आगे। भाग 5 संघ सरकार के बारे में प्रावधान है। भाग 5 किसके बारे में? संघ सरकार। संघ सरकार मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सब हैं किसमें? संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। और इसका प्रावधान किस भाग में है? भाग 5 में है। ठीक है, इसी तरीके से भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार के बारे में प्रावधान है। राज्य सरकार मतलब राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका, ये तीनों का प्रावधान किस में है? राज्य सरकार के अंतर्गत भाग 6 में है। यहाँ पर भाग 8 में देखिए, यहाँ पर भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 8, याद रखिएगा भाग 8। तो भाग 5, भाग 6, आपका भाग 8। ठीक, 7 के बारे में अलग से बताया गया है। तो देखिए भाग 1 क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। भाग 4 राज्य की नीति निषेध तत्व के बारे में बताता है। भाग 5 संघ सरकार, ठीक है, के बारे में बताता है। भाग 6 राज्य सरकार के बारे में। भाग 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश के बारे में बताता है यहाँ पर केंद्र। ठीक है, फिर भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया। किस भाग में? भाग 10 में। भाग 12 में देखिए वित्त, संपत्ति, संविदाएं, ठीक है, और वाद, ये सब किस में है? फाइनेंशियल से संबंधित सारी चीजें भाग 12 में है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 राज्य एवं संघ के अधीन सेवाएं। ठीक है, 14 का अधिकरण
15 याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, निर्वाचन के बारे में प्रावधान करता है। निर्वाचन का मतलब भाग 5 यहाँ पर निर्वाचन आयोग और राजनीतिक पार्टियों से संबंधित। भाग 5 याद रखना यहाँ पर आवश्यक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 16। भाग 17 भी इंपॉर्टेंट है, राजभाषा के बारे में। भाग 18 इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध के बारे में, यानी कि आपातकालीन स्थितियों के बारे में, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां उसके बारे में ये प्रावधान है, यहाँ पर आपात उपबंध कहा जाता है। संविधान संशोधन भी याद करेंगे भाग 20 में। ठीक है, तो 1 से लेकर के आपका 5 वो भाग याद रखना है, भाग 6 याद रखना है, भाग आपका 8 याद रखना है, फिर भाग 15 याद रखना है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 18 आपात उपबंध से है, भाग 20 संविधान संशोधन से है। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। मूल भाग अभी भी 22 है, लेकिन अगर जो उसमें भाग जोड़े गए हैं का खा करके, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं उनकी संख्या जो है 24 हो चुकी है। आगे केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध। विधायिक मतलब किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के मध्य कानून निर्माण से लेकर संबंध है। कानून निर्माण को लेकर, यानी कि विधि से संबंधित, कानून से संबंधित या कानून के संदर्भ में किस प्रकार का संबंध है। भाग 11 का अध्याय, ठीक है, भाग 11 का अध्याय 1, भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध के बारे में बताता है। भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 विधायी संबंध के बारे में। एक विधायी संबंध हो गया, फिर वित्तीय संबंध हो गया, और तीसरा होता प्रशासनिक संबंध। 3 प्रकार के संबंध है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर विधायी संबंध, विधायी संबंध किस भाग में उल्लिखित है? तो भाग 11 में। ठीक है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद? 245 से लेकर 255 तक। भाग 11 अध्याय 2, ठीक है, ये क्या है आपका? प्रशासनिक संबंध। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 245 से 255 तक क्या है आपका? विधायी संबंध। फिर 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध। फिर 263 के बाद शुरू हो जाता है वित्तीय संबंध। ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में किस भाग में है? तो भाग 11 में प्रावधान। आगे देखते हैं प्रस्तावना। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को संविधान में कोई भी जो विशिष्ट प्रावधान किया गया है, अगर उसका स्पष्ट विवेचन नहीं हो पा रहा है, उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पा रही है, तो उसको प्रस्तावना से जोड़कर इसकी स्पष्ट व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए, भ्रम दूर करने में, भ्रम दूर करने में अगर संविधान के किसी अनुच्छेद में कोई संदेह है, कोई भ्रम है, कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो इसको प्रस्तावना में देखने की कोशिश की जाती है कि प्रस्तावना के अनुसार उसका क्या अर्थ निकलना चाहिए। तो इसी को यहाँ कहा गया है, भ्रम दूर करने में प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। संविधान की विधिक निर्वाचन में सहायता, यानी कि निर्वाचन का मतलब व्याख्या होता है। कानूनी रूप से व्याख्या करने में सहायता मिलती है, किससे? आप कह सकते हैं प्रस्तावना से। आगे देखेंगे सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है। ठीक, इसी को ह्यूमनिज्म कहा जाता है, मानवता कहा जाता है या मानववाद कहा जाता है।
सार्वभौमिकता का अर्थ यही होता है सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से समान है, कोई विशेष नहीं है, सभी समान, यही क्या सार्वभौमिकता है। संविधान की आत्मा, उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है। संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को माना है संविधान की आत्मा। ठीक, इसी तरीके से राज्य में अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 226 को भी संवैधानिक उपचार का अधिकार माना जाता है। लेकिन वो किससे संबंधित, तो हाई कोर्ट से संबंधित। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। ठीक है। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था, तो नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होने के 2 दिन बाद, तो आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री, पॉलिटिकल हार्डोस्कोप कहा जाता है। किया मुंशी ने ऐसा कहा है। प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है, तो किया मुंशी, यानी कि जन कुंडली कहा है, किया मुंशी ने कहा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये सुभाष कश्यप एक संविधान विशेषज्ञ थे। ठीक, उन्होंने ऐसा कहा। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, B.R. अम्बेडकर ने। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, B.R. अम्बेडकर ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का इस हिस्सा नहीं है। किस वाद में कहा, तो वेरीवारी वाद 1960 में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, हालांकि संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, किस वाद में कहा था, वेरूवारी वाद 1960 में ऐसा कहा। आगे देखिए, ठीक है, आगे फिर दूसरे वाद यानी कि बुम्बई वाद में कहा गया, बुम्बई वाद में कहा गया कि नहीं नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट देता है, पूर्व में दिए गए फैसले को पलट देता है, कहता है नहीं नहीं, संविधान का भाग है, प्रस्तावना अलग नहीं है। ठीक है, सबसे पहले किसमें कहा था, मुंबई वाले वाद में कहा गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी यही कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है और उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए, फिर लागू भी होगा। प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्यों में दी गई रूपरेखा की परिभाषा मूल अधिकार और DPSP में मिलती है। ठीक है, यानी कि जो प्रस्तावना में आदर्श दिए गए हैं, उद्देश्य लिखे गए हैं ना, उनको पाने के लिए, उन उद्देश्यों को लागू करने के लिए, उन आदर्शों की स्थिति बनाए रखने के लिए मूल अधिकार और DPSP में चर्चा की जाती है। ठीक है,
B.R. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए संविधान लागू होने के बाद इस बात पर काफी विवाद हुआ कि संविधान के मुख्य भाग के रूप में प्रस्तावना को रखा जाए कि नहीं रखा जाए, यानी कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य भाग है कि नहीं है, संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि नहीं है, इस पर काफी विवाद हुआ। तो आरंभ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये किस बात में कहा था? बेरुबारी वाद 1960 में कहा था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। 1960 में बेरुबारी वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को स्वतः खुद ही पलट दिया। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। कब कहा? बोम्मई वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है। यद्यपि सरकार चाहे तो संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके महत्वपूर्ण और मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वाद माना जाता है और इस बात की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने किया था। आगे देखते हैं। प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्यों में दी गई रूपरेखा की व्याख्या कहाँ होती है? मूल अधिकार, DPSP, मौलिक कर्तव्य में। प्रस्तावना में जो आदर्श बातें बताई गई हैं, जो उद्देश्य बताए गए हैं संविधान के, ठीक है, उसको मूल अधिकार, DPSP और मौलिक अधिकारों के चैप्टर में प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। उन उद्देश्यों की वास्तविकता की झलक कहाँ मिलती है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन 3 चैप्टर में उसकी रूपरेखा की व्याख्या की गई है। आर्थिक न्याय प्रस्तावना में भी और DPSP यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात कहाँ की गई है? प्रस्तावना में और राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP में। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, देखिए यहीं पर इंग्लिश वर्ड है। आर्थिक न्याय का मतलब इकोनॉमिक जस्टिस। सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय, समता के अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। सामाजिक समता की बात कहाँ होती है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में और अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य, जो कि क्या है? समता का मूल अधिकार। यहाँ पर किसकी बात होती है? सामाजिक समता की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है। सामाजिक समता ये आपका अनुच्छेद 15 है, मूल रूप से अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17 है। इस तरीके से अनुच्छेद 18 भी, ये सब क्या है? समता की बात करते हैं। प्रस्तावना में भी सोशल जस्टिस यानी कि समानता, सामाजिक समानता की बात होती है। राज्य के 4 तत्व हैं। राज्य, कोई देश, राष्ट्र, कब उसको राज्य कहा जाएगा? जब वहां पर 4 तत्व होने चाहिए, ठीक है। जब वहां पर 4 तत्व पाए जाएंगे तब उसको क्या कहा जाएगा? राज्य कहा जाएगा।
राज्य का मतलब यहाँ पर राष्ट्र से है। वहां पर क्या होने चाहिए, पीपल होने चाहिए, यानी कि वहां पर जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या होने चाहिए। एक वहां पर क्या होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। यहाँ पर एक गवर्नमेंट यानी कि सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। राज्य होने के लिए 4 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है। एक तो जनसंख्या, पीपुल, उसके बाद वहां पर सरकार, सरकार के बाद जो है एक भौगोलिक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया गया है राज्य का, वो कौन सा है, संप्रभुता। ठीक, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, संप्रभुता। चारों में अगर पूछ ले कि राज्यों के चारों महत्वपूर्ण तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो आप बताएंगे संप्रभुता। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक सरकार का आरंभ किस देश से होता है, तो ब्रिटेन से होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है, कार्यपालिका किसके प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में कार्यपालिका कौन है, तो आप कहेंगे जो सरकार है उसको क्या कहा जाता है, कार्यपालिका। और विधायिका का मतलब विधि निर्माण करने वाली संस्था, जो कि कौन सी है, संसद है। ठीक, तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और सरकार का जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि होता है वो कहाँ होता है, संसद में। चूंकि 2 सदन होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ये लोकसभा में होता है, राज्यसभा में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। और सरकार का मुख्य कार्यकारी संस्था जो होती है या कार्यकारी समूह कर सकते हैं, वो क्या होता है, तो ये मंत्री परिषद होता है। कौन होता है, मंत्री परिषद। तो आप सिंपल सवाल देखे होंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। कल्याणकारी राज्य का विचार संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो आप बताएंगे प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बात संविधान के किस भाग में की जाती है, तो प्रमुख रूप से प्रस्तावना में। हालांकि कई जगह पर चर्चा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कहाँ पर, वो प्रस्तावना में ऐसा हुआ है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का भाव यह कहता है कि राज्य हर जगह है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब यह है कि शासन प्रणाली में केंद्रीय बिंदु पर एक व्यक्ति होगा, सारी शक्तियां उस एक व्यक्ति में ही निहित होंगी। वह सरकार का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा विधायिका का भी अध्यक्ष होता है, यानी कार्यपालिका और जो है विधायिका दोनों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से शासन प्रणाली को क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जिन जिन देशों में प्रमुख शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है, उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है।
और इसी को क्या कहा जाता है, एकल कार्यपालिका। यानी कि एकल कार्यपालिका मतलब एक व्यक्ति से संबंधित कार्यपालिका। कार्यपालिका में कई व्यक्ति नहीं होंगे, एक व्यक्ति प्रमुख, एक व्यक्ति होगा। ठीक है, इसमें सत्ता केंद्रित होती है, यानी केंद्रीकृत होती है, सेंट्रलाइज होता है। पावर का क्या होता है, केंद्रीकरण होता है, यानी कि एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित होती है। आगे देखते हैं, गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक, गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का क्या मतलब है? गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है या राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, वो वंशानुगत नहीं होता है। उसका शासन क्या है, वंशानुगत नहीं है। ठीक है, उसका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। और यह निर्वाचन क्या हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। यानी कि राज्य का अध्यक्ष, राज्य का मतलब यहाँ देश का अध्यक्ष क्या होता है, वो निर्वाचित होता है। जैसे भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो आप कहेंगे संसदीय शासन प्रणाली, लेकिन भारत क्या है, एक प्रकार का गणतंत्र देश है, रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, उसका चुनाव जनता करती है। यद्यपि वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, लेकिन फिर भी जनता चुनाव करती है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद हो वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, यानी कि शासन प्रणाली वंशानुगत नहीं होती है, निर्वाचित पद्धति के आधार पर इसका चुनाव होता है। तो आप कह सकते हैं भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष तो बनाया गया है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि ब्रिटेन में जो राष्ट्राध्यक्ष है, वहाँ जो सम्राट होता है या महारानी होती है, उसका चुनाव नहीं होता है। इसलिए इंग्लैंड क्या है, गणतंत्र देश नहीं है, जबकि भारत क्या है, गणतंत्र देश है। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यूनिटरी फीचर्स, राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, अनुच्छेद 312 में ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किया गया है। अगर संसद का जो दूसरा सदन है, यानी कि राज्यसभा, यदि चाहे तो अखिल भारतीय स्तर पर सेवाओं का सृजन कर सकता है। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है, तो अनुच्छेद 312। यह केवल राज्यसभा को प्राप्त है, यह अधिकार लोकसभा को नहीं प्राप्त है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। संघवादिता क्या है, भारत में व्यवहारिक नहीं है। संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, शक्तिशाली केंद्र है। यानी कि यद्यपि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। यद्यपि भारत में शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के मध्य, फिर भी राज्यों को कम शक्ति प्राप्त है, केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, देखिए, कि संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, यानी भारत में तो ये संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, लेकिन यह व्यवहार में उतना प्रभावी नहीं है। यही कहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ शक्तिशाली केंद्र है, केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। भारत का शासन संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ है। भारत के संविधान में संघात्मक शब्द के लिए अंग्रेजी का यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरल शब्द प्रयोग किया गया है। जबकि अमेरिका में संघात्मक संघ के लिए जो है फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में जो राज्य है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, राज्यों को संघ शासन में
किसी समझौते के द्वारा उनको शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट ये क्या है? भारत में दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। संघ एवं राज्य विधायिकाएं क्या है? प्रभुता संपन्न है। इसका देखिए, संप्रभु संपन्न या प्रभुता संपन्न तब कहा जाता है जब वह संस्था या देश या राज्य निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, वह किसी के अधीन नहीं हो, किसी के नियंत्रण में नहीं हो, तब उसे कहा जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत में केंद्र सरकार तो सक्षम है, स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, वह किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है उसका, ठीक है। जबकि जो राज्य होते हैं ना, राज्यों को कुछ मामले में संप्रभुता तो मिली हुई है, लेकिन पूर्ण संप्रभुता नहीं है। वह हर मामले में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, कुछ मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। जैसे रक्षा, विदेशी मामले और संचार, इन मामलों में जो राज्य सरकारें होती हैं वह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकती हैं। इसलिए यहाँ पर यह कह सकते हैं आप कि राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये दो आपका कथन असत्य हो जाएगा। भारत में दोनों संघ एवं राज्य विधायिकाएं क्या है? प्रभुता संपन्न है। केंद्र सरकार तो प्रभुता संपन्न है, लेकिन राज्य सरकार प्रभुता संपन्न नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक तंत्र एवं लोकतंत्र के जीवन रक्त है। राजनीतिक या दल होने चाहिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। यानी कि अगर लोकतंत्र जीवन है तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियां क्या है? ये रक्त है, ब्लड है। आगे देखिए, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दावों को कोसते हैं। भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक, ठीक है। भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े दावेदार महिलाएं हैं, दलित हैं, निर्धन है और अल्पसंख्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि सभी लोगों को, वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी लिंग से हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन भारत में महिलाओं, दलितों, निर्धनों, अल्पसंख्यकों के लिए कहीं न कहीं भेदभाव की भावना रहती है, ठीक। इसलिए इनको पूर्ण रूप से लोकतंत्र का दर्जा नहीं मिला हुआ है। महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्र नहीं है ये वर्ग। कौन से वर्ग? महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक। इसलिए ये दावेदार माने जाते हैं। सबसे अधिक लोकतंत्र की आवश्यकता किसको है? महिलाओं को है, दलितों को है, निर्धनों को, अल्पसंख्यकों को। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, केसी व्हीयर ने कहा था। संघात्मक एवं एकात्मक दोनों है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, ठीक है, यह एकात्मक की ओर झुका हुआ है। इसलिए केसी व्हीयर क्या थे? एक विद्वान थे, ठीक है, राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने क्या कहा कि भारत का संविधान अर्धसंघी संविधान है, अर्धसंघात्मक संविधान है। यानी कि इसमें पूर्ण संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं पाई जाती है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता तो पाई जाती है, लेकिन पूरी तरीके से उसकी विशेषता नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता यह होती है कि केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ हो और दोनों संस्थाएं एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो।
कोई सरकार किसी सरकार के जो कार्यों में किसी भी प्रकार के दखलंदाजी ना करता हो। सभी क्या स्वनिर्भर है, कोई दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, तो इसको कहा जाता है संघात्मक शासन प्रणाली। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में ऐसा नहीं है। केंद्र को अधिक शक्तियां मिली हैं, राज्यों को कुछ कम शक्तियां मिली हैं। कुछ क्षेत्र में तो केवल केंद्र को ही शक्ति प्राप्त है, राज्यों को कोई शक्ति नहीं प्राप्त है, जैसे विदेशी मामले, दूरसंचार, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, इन सब में क्या है, राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। इससे संबंधित राज्य सरकार को कोई शक्तियां नहीं मिली हुई। ठीक है, इसलिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है। दूसरे कारण यह भी होता है कि आपातकाल में सारी शक्तियां केंद्र सरकार को चली जाती हैं, राज्य सरकार के पास बहुत कम शक्ति बनती है। तो इस तरीके से जब केंद्र यहाँ पर सबल हो जा रहा, शक्तिशाली हो जा रहा है, जबकि राज्य को उतनी शक्तियां नहीं प्राप्त है, इसलिए भारत का संविधान क्या है, पूर्ण संघात्मक संविधान नहीं माना जाता है। ठीक है, इसको अर्ध संघात्मक शासन या अर्ध संघात्मक संविधान कहा गया है। भारत संविधान को किसने कहा है, केसी ह्यूयन ने कहा है। यानी दोनों के लक्षण है, संघात्मक और एकात्मक दोनों के। संघात्मक का मतलब दो शक्तियां हो, केंद्र और राज्यों के मध्य बांटी गई हो, और एकात्मक का मतलब एक ही शासन व्यवस्था हो, केंद्र केवल हो, राज्यों को कोई शक्ति नहीं मिली हुई है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है, एकात्मक संविधान है। यूएसए का संविधान क्या है, संघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक लचीले तथा अधिक कठोर के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसका मतलब भारत का संविधान ना तो बहुत अधिक कठोर है और ना तो बहुत अधिक लचीला है, दोनों के मध्य एक समन्वय स्थापित करता है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, भारत के संविधान को पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि संघात्मक के लिए फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन भारत में फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है संघ के लिए। विधि और स्वाधीनता में रिलेशन, विधि और स्वाधीनता में क्या रिलेशन है, यदि विधि नहीं तो स्वतंत्रता भी नहीं। यानी कि अगर कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगी। यही दोनों में क्या है, रिलेशन है, संबंध है। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता प्लस नागरिक अधिकार, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। संवैधानिक सरकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार क्या है। संवैधानिक सरकार क्या है, यहाँ पर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक सरकार क्या है, देखिए, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाती हो, क्या है, संवैधानिक सरकार है। समाज में समानता, इसका मतलब क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव। समाज में समानता कब आएगी, जब किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे।
ठीक है। जब कुछ व्यक्तियों को विशेषाधिकार आप दे देंगे तो समानता कहाँ रह जाएगी। ठीक है। समानता के बारे में संविधान के किस भाग में चर्चा की गई है, तो भाग कौन सा है, भाग 3 है, फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कहा गया है, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में कहा गया है। ठीक है। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समता के अधिकार की बात करता है। आगे है अवशिष्ट शक्तियां। देखिए कुछ शक्तियों का बंटवारा हुआ है, यानी कि शक्तियों का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। शक्तियों का विभाजन किस में हुआ है, एक तो केंद्र सरकार में, दूसरा राज्य सरकार में। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है। विभाजन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। विभाजन, शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची। तो केंद्र को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, कुछ राज्यों को शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा ऐसी शक्तियां जो केंद्र और राज्य को नहीं प्राप्त हैं उसको क्या कहा गया है, अवशिष्ट शक्ति। ठीक है। और अवशिष्ट शक्ति पर अंतिम जो अधिकार दे दिया गया है, किसको दे दिया गया है, केंद्र सरकार को दे दिया गया है। तो यहीं पर लिखा हुआ है अवशिष्ट शक्तियां यूएसए में किसके पास, राज्यों के पास दे दी गई। भारत में किसके पास अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई हैं, केंद्र के पास दे दी गई हैं। आगे देखिए यूएसए और इंडिया में समान, क्या समान है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति। ठीक, राष्ट्रपति की शक्तियों में एक महत्वपूर्ण शक्ति है पॉकेट वीटो। इसको जेबी वीटो भी कहा जाता है। यानी कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई स्वीकृति ना दे, अस्वीकृति ना दे, ठीक है, वह विधेयक अनिर्णित उसके पास पड़ा रहे, उस पर कोई निर्णय ही ना हुआ हो लंबे समय तक। ठीक है। स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो राष्ट्रपति, तब इसमें ऐसा माना जाता है कि लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया है, यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया है। जेबी वीटो से संबंधित शक्ति अमेरिका और भारत में राष्ट्रपति के पास समान होती है। यदि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष माना गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जबकि अमेरिका में एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। आप यह कह सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। यूएसए के प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो शक्ति भारत से वीक है। ठीक है, क्या है, वीक है। राष्ट्रपति को 10 दिन में वापस अगर कार्यवाही नहीं की गई हो, ठीक है, 10 दिन के भीतर क्या करना होता है, वापस करना होता है। अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ है, उसको स्वीकृति या अस्वीकृत नहीं किया हो, तो राष्ट्रपति को 10 दिन का समय मिलता है। 10 दिन के भीतर उस पर कोई कार्रवाई करके भेजना होता है। अगर कार्रवाई करके नहीं भेजते हैं राष्ट्रपति तो उसको पास मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पॉकेट वीटो के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति इसको कितने भी अवधि के लिए अपने पास रख सकते हैं, उस पर चाहे निर्णय लें अथवा ना निर्णय लें, इसके लिए उनके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आगे देखते हैं यूएसए। अमेरिका में उच्च सदन भारत में किसको कहा जाता है, तो अब भारत में राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। तो अमेरिका में उच्च सदन के सभी सदस्य प्रत्यक्षता नियुक्ति होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, भारत में उच्च सदन यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो ये डिफरेंस है अमेरिका और भारत में। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है। ठीक, ये किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किस विद्वान ने कहा था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने, जी ऑस्टिन ने कहा था। यहाँ पर देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन लिखा हुआ है।
संसदों की जननी ब्रिटिश संसद, ब्रिटेन की संसद को विश्व में संसदों की जननी कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले संसद कहाँ बना? ब्रिटेन में। इसके बाद विश्व के अन्य देशों में संसद स्थापित किए गए। देखिए, राष्ट्रीय झंडे के रंगों एवं चक्र, ठीक, चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, लगातार 2 बार। और इन्होंने बताया कि जो भारत, ये राष्ट्रीय झंडे में जो रंग है ना, जो तीनों रंग है, तिरंगा और जो बीच में चक्र है, चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। इन सभी के महत्व के बारे में बताया था। सिंपल सी बात यह है कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग किसका प्रतीक है, जो बीच में चक्र है वो किसका प्रतीक है, ये सब किसने बताया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें महत्व बताया था रंगों और चक्र का। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, ठीक है, राष्ट्रगान को कहाँ से लिया गया? गीतांजलि से लिया गया। राष्ट्रगान के लेखक कौन है, रचयिता? तो आप कहेंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक ही कृति कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक। उन्हीं की किताब गीतांजलि से लिया गया है राष्ट्रगान, जो जनगण मनगढ़ भारत में है ना राष्ट्रगान, वो यही किताब से लिया गया है। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था। राष्ट्रगान भारत में पहली बार कब गाया गया था? तो आजादी से पहले ही 1911 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी समय गाया गया था। कब? 27 दिसंबर। तो पूछा जाता है भारत में जो है सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया? तो आप बताएंगे कलकत्ता अधिवेशन 1911। आगे देखिए, राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को, ये कहाँ से लिया गया? आनंद मठ। आनंद मठ ये जो है क्या है? ये आनंद मठ के जो है रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, उसी आनंद मठ से लिया गया है। और ये आनंद मठ की जो पटकथा है ना, विषय वस्तु है, वो किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर? सन्यासी विद्रोह। आप जब आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे ना, जो विभिन्न प्रकार के जन विद्रोह हुए हैं, उसमें एक सन्यासी विद्रोह है। और उसी सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर ही जो आनंद मठ को लिखा गया है। रचनाकार कौन है, लिखने वाले? तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। इस तरीके से भारत में जो राष्ट्रीय गीत है ना, वो किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत कौन सा है भारत में? राष्ट्रीय गीत भारत का राज चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ। भारत का राज चिन्ह क्या है? सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया। और इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? उसको क्या कहा जाता है? कौन सा संवत? शक संवत कहा जाता है, ठीक है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 19 भारत में जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, वो शक संवत पर आधारित है। उसको कब अपनाया गया भारत में? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ठीक है।
इसका पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना जो होता है फाल्गुन। ठीक है, इसको फाल्गुन भी कहा जाता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो आप गंगेटिक डॉल्फिन है। इसको कब घोषित किया गया? 2009 में। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको कहा जाता है गंगेटिक डॉल्फिन, और इसी को भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2009 में। राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है? भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बाय संसद। ठीक है इसका मतलब ये है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश करना है या जो है उसकी स्थापना करना है, तो ये कौन करेगा? तो इसको करने का अधिकार किसको है? संसद को। ठीक है, किसको है? संसद को है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि अनुच्छेद 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, गठन, पुनर्गठन, वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्रफल, नाम इत्यादि में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। यह बात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, किस तरीके से कर सकती है? साधारण बहुमत से, बिना राज्यों की अनुमति से। ठीक है, अगर संसद नए राज्यों का निर्माण करना चाहे तो कर सकती है। इसके लिए साधारण बहुमत से विधेयक पास होना चाहिए, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। और यह जो संशोधन होगा ना संविधान में, इसको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं संशोधन माना जाएगा। इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन आपका है किस अनुच्छेद में? 368, इसलिए 368 के तहत इसको नहीं माना जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन कब किया गया? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 2 अन्य सदस्य और कौन थे? के.एम. पणिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इसने अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया और सिफारिश के आधार पर भारत में राज्यों का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 1956 में। फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया जिसको कहा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, और इसके जब अधिनियम पास हो गया तो भारत में उस समय जो राज्य बने ना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्या क्या बने? 14 राज्य बने और साथ में 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये 1956 की बात है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। 1953 में ही इसका गठन हो गया। हालांकि बाद में अन्य राज्यों का गठन 1956 में होता है और इसके बाद भी कई राज्यों का गठन होता है। संसद देश के किसी भाग को अन्य देश को देने के लिए, संसद देश के किसी भाग को अन्य देश को देने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। मान लेते हैं किसी राज्य का कोई भाग है, कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है जो दूसरे देश को दिया जाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लाना पड़ेगा? संविधान संशोधन। जून 1948 इसके धर समिति का गठन किया गया या इसके धर आयोग भी कहा गया है।
एसके धर आयोग ने कहा कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए वो किस आधार पर, भाषा के आधार पर होना चाहिए। दिसंबर 1948 में इसके धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया। किस समिति का, जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से है पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 लोगों को मिलाकर एक कमेटी गठित किया गया और इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि नहीं, जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। उसका गठन कब हुआ है, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक, जब ये गठित हुआ तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में 1960 में बम्बई प्रांत भी अलग हो गया। बम्बई से 2 राज्य बने, एक महाराष्ट्र जो दक्षिण वाला था, जहाँ पर मराठी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे, वो राज्य बन गया महाराष्ट्र। और जो उत्तरी क्षेत्र था बम्बई राज्य का, जहाँ गुजराती प्रमुख रूप से बोली जाती थी, उसको एक नया राज्य बना दिया गया, गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से 2 नए राज्य बनते हैं कब, 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में। 1963 में एक नया राज्य बन जाता है नागालैंड। 1966 में पंजाब से एक नया राज्य बनता है हरियाणा। देखिए पंजाब में उस समय हरियाणा शामिल था। हरियाणा जो पूर्वी पंजाब का क्षेत्र था, वहां पर हिंदी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग रहते थे, जबकि पश्चिम में पंजाबी भाषा को बोलने वाले ज्यादा लोग रहते थे। तो इन दोनों भागों को अलग कर दिया गया, हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा बना दिया गया और पंजाबी भाषा क्षेत्रों को बना दिया गया पंजाब, नया राज्य बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया, 1971 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, इनका गठन कब किया गया, 1972 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका गठन कब किया गया, 1972 में। इसको सब राज्यों को याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। सिक्किम का गठन कब किया गया, 1975 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका गठन कब हुआ, 1987 में। गोवा 1987 में। फिर पुनः सन 2000 में। छत्तीसगढ़ जो राज्य बना वो 25वां राज्य था भारत का। कौन सा, 25वां। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था। इसके बाद जो उत्तराखंड बना वो 9 नवंबर को बना। ये कौन सा राज्य था, तो ये 26वां था। उत्तराखंड 26वां। झारखंड जो बना वो नहीं, ये गलत हो रहा है। छत्तीसगढ़ 26वां था और आपका उत्तराखंड 27वां था, 27वां, और झारखंड 28वां राज्य बना। झारखंड जो बना वो 15 नवंबर को। 3 नए राज्य क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को बनते हैं। 3 नए राज्य कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है। झारखंड जो है बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बनता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग विभाजित करके एक नया राज्य बनाया जाता है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था, तब भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या था, मध्य प्रदेश। क्या था, मध्य प्रदेश। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। मध्य प्रदेश अब दूसरे स्थान पर है। इसलिए अगर आप सवाल देखेंगे, सन 2000 से पहले के जो सवाल हैं क्षेत्रफल से संबंधित पूछे जाने वाले,
तो उसमें जो है मध्य प्रदेश ही वो हुआ करता था। ठीक है, पुनः 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बन गया तेलंगाना। और जो तेलंगाना बना था कौन सा राज्य था? भारत का 29वां राज्य था। इस तरीके से सन 2000 तक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं भारत के। और ये कब तक रहते हैं? 2019 तक रहते हैं। ठीक, 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 2019 में। और इस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश समेत सामान्यतः जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। इस तरीके से राज्यों में एक राज्य कम हो गया, 28 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया। इसको किस श्रेणी में डाल दिया गया? तो आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में डाल दिया गया। आगे देखते इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है? भारतीय संघ की स्थापना समझौते द्वारा नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में जो संघ का निर्माण हुआ है वो राज्यों द्वारा किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों द्वारा किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं किसी भी स्थिति में, और इसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि फेडरल शब्द का। अगर यूएसए में देखा जाए तो फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है, भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है संघ के लिए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन देखता है? राष्ट्रपति द्वारा। ये अनुच्छेद 239(1) में यह बात लिखा गया है। ठीक है। संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि अंततः उस पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं, लोकसभा में यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिली हैं? 20 सीट। 530 सीट राज्यों को, 20 सीट किसको मिली हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों को मिली है। अनुच्छेद 241 कुछ यूटीज में यानी कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति शांति, प्रगति, सुशासन के लिए। अनुच्छेद 241(1)(a) अंडमान निकोबार, 244(1)(b) दादर एवं नगर हवेली, 244(1)(c) लक्षद्वीप। तरीके सबका दिया है अलग अलग अनुच्छेद में। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दीव कहाँ है? दीव गोवा, दमन और दीव। यह दीव क्या है? एक टापू है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहाँ? अरब सागर में है, गुजरात तट पर है। ठीक। उत्तर प्रदेश की स्थापना यहाँ पर देखिए दिया है 24 जनवरी 1950। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। दमन और दीव को 56वें CAA द्वारा गोवा से अलग किया गया है। ठीक। दमन और दीव पहले गोवा में था, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया है। दादर और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे। यानी कि 1954 तक दादर और नगर हवेली पर किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का शासन था। गोवा पर किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है। बाद में इसको स्वतंत्र करा लिया गया। 35वां और 36वां 1975 सिक्किम 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। ठीक है। जो 1975 में लाया गया वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य के गठन से संबंधित है। राजस्थान का गठन 1956 में, राज्य पुनर्गठन
अधिनियम के तहत ही कर लिया गया था, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर ही। उत्तर प्रदेश का गठन भी नवंबर 1956 में कर लिया गया। हिमाचल प्रोविंस उस समय था, इसका गठन कब किया गया? 1948 में। 1971 में यह एक स्वतंत्र राज्य बना। 1948 में 1971 में क्या बना? एक स्वतंत्र राज्य बना। पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब ये कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को बने थे। उल्फा एक आतंकी संगठन है, ये कहाँ पर सक्रिय है, किस राज्य में? तो असम में। असम में। PWG पीपल्स वार ग्रुप ये आंध्र प्रदेश में ये जो है सक्रिय है। कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? जहां जहां कावेरी नदी प्रभावित होती है वहीं वहीं होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी। ठीक है, इतने राज्यों में। पुदुचेरी जो है ना उसमें 4 उप क्षेत्र होते हैं। पुदुचेरी में इतने 4 उप क्षेत्र होते हैं ना, इन सबको मिलाकर पुदुचेरी कहा जाता है। तो कावेरी जल विवाद इन 4 राज्यों के मध्य स्थित है। कांग्रेस के नागपुर, ठीक है, नागपुर में जो संघ की बैठक हुई थी ना नागपुर में 1920 में, अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचारी। ठीक है, में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।